एक छोटी सी प्रार्थना से अगर हम ये मीटिंग शुरू करें तो अच्छा होगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और सांस छोड़ते समय हम ओम का उच्चारण करेंगे सब मिलकर साथ में 3 बार। उसके बाद मैं एक वैदिक प्रार्थना करूंगा जिसे आप मेरे पीछे रिपीट करोगे और उसके बाद हम आगे का कार्यक्रम, इस वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। तो आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते समय ओम का उच्चारण सब साथ में। ओम। एक और बार। अंतिम बार। आंखें बंद रखिए, मेरे पीछे इस वैदिक प्रार्थना को रिपीट करिए। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अम अमृतो मा मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अब आंखें खोलिए। ये जो वैदिक प्रार्थना हमने साथ मिलकर की, हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, जब भी आप जीवन में कोई नई बात, कोई नया ज्ञान सीखने जाते हो तो सीखने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ये संकल्प, ये प्रार्थना आवश्यक मानी गई है। और इसके बहुत ही गहरे कारण है कि क्यों ये प्रार्थना, कोई नया ज्ञान अर्जित करने से पहले क्यों ये संकल्प आवश्यक है। ओम का उच्चारण हमने किया 3 बार। ओम के 100 से भी अधिक अर्थ है। ऋषियों ने एक पूरा उपनिषद, सारा का सारा मांडव्य उपनिषद केवल ओम के इस एक मंत्र को समझाने के लिए लिखा है। 100 से भी अधिक अर्थ है। 2-3 अर्थ समझाऊंगा तो बात स्पष्ट होगी। ओम को आदिस्वर कहा है। ईश्वर की ऊर्जा जब ब्रह्मांड के पदार्थ में परिवर्तित हुई, व्हेन एनर्जी बिकेम मैटर, तो ऊर्जा और पदार्थ के बीच का पुल ये ओम का स्वर है, इसलिए इसको आदिस्वर कहा है। आज भी आप ब्रह्मांड में जाओ, अंतरिक्ष में जाओ, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की ध्वनि सुनो, नवग्रहों की, सौर मंडल में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने की ध्वनि सुनो, या सौर मंडल की अपनी गैलेक्सी में परिक्रमा की ध्वनि सुनो, तो वो ध्वनि, वो गूंज रही है, कुछ ऐसी है। आदिस्वर आज भी ब्रह्मांड में गूंजता है। ये साउंड ऑफ क्रिएशन है, प्राइमोर्डियल साउंड है। ये एक अर्थ है। आप मुंह खोलते हो तो सबसे पहला जो स्वर आप निकाल सकते हो मुंह खोलने के बाद, वो है आ। और जब मुंह बंद करते हो तो अंतिम स्वर जो निकाल सकते हो वो है तो मुंह के खोलने से लेकर मुंह के बंद करने तक जितने भी स्वर आपके कंठ से निकल सकते हैं, वो सारे स्वर ओम के इस एक मंत्र में ऋषियों ने डाले हैं। मुंह के खोलने से लेकर मुंह के बंद करने तक जो कुछ आप बोल सकते हो वो सारा इस एक मंत्र में समाहित है। ये एक और अर्थ है ओम के मंत्र का। ओम का मंत्र 3 स्वरों से बना है मिलकर, आ, ओ, आ से ब्रह्मा, उ से विष्णु, से महेश।
सर्जन से लेकर विसर्जन तक की सारी प्रक्रिया इस देश के मनुष्यों ने ईश्वर की प्रक्रिया मानी है। और इसलिए ओम के इस मंत्र में सर्जन, चलाना और विसर्जन, ये सारा कुछ, सारी ईश्वर की प्रक्रिया इस एक मंत्र में डाल दी है ऋषियों। सर्जन के लिए बुद्धि चाहिए, इसलिए बुद्धि की देवी सरस्वती को ब्रह्मा के साथ जोड़ दिया। चलाने के लिए, सस्टेनेंस के लिए, मेंटेनेंस के लिए धन चाहिए, इसलिए धन की देवी लक्ष्मी को विष्णु की पत्नी बना दिया। और विसर्जन के लिए, विनाश के लिए, प्रलय के लिए शक्ति चाहिए, इसलिए शक्ति दुर्गा काली को शंकर जी की पत्नी बना दिया। सर्जन से विसर्जन तक की सारी प्रक्रिया को इस देश के ऋषियों ने ईश्वर की प्रक्रिया माना। किसी और देश में, किसी और धर्म में ये ज्ञान नहीं है। हर धर्म में बनाने वाले को, सर्जन करने वाले को तो हमने ईश्वर कहा है, पर विसर्जन करने वाले को, विनाश करने वाले को हमने शैतान कहा है। हर दूसरे धर्म में, हर दूसरे देश में केवल यही एक देश है, केवल यही एक संस्कृति है जहां हमने बनाने और चलाने वाले को तो देव कहा है, पर मिटाने वाले को महादेव कहा है। तो सर्जन से विसर्जन तक की सारी प्रक्रिया को एक ही मंत्र ओम में गोत दिया ऋषियों ने। ये एक और अर्थ है। ऐसे 100 से भी अधिक अर्थ हैं ओम के मंत्र के, और ये इसलिए हम 3 बार उच्चारण करते हैं ओम के मंत्र का, किसी भी प्रार्थना, किसी भी संकल्प को लेने से पहले। इसके बाद हमने वैदिक प्रार्थना की, असतो मा सद्गमय। असत का अर्थ है असत्य और सत का अर्थ है सत्य, कि हे ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर लेकर चलो। क्यों कहा ऋषियों ने कि यह संकल्प आवश्यक है नया ज्ञान सीखने से पहले? इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है ये असत्य है। हम इस असत्य को सत्य समझने की भूल करते हैं और सत्य को मिस कर देते हैं, सत्य को समझ नहीं पाते। 2-3 उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करूंगा। ये जो मेरा शर्ट है, इसका कलर आपको पीला या ऑरेंज दिखाई देता है, पर जो आपको पीला या ऑरेंज नजर आता है, ये एक ही रंग है सफेद प्रकाश के 7 रंगों में से जो इस शर्ट ने स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, रिफ्लेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बाकी 6 रंग इस शर्ट का हिस्सा है, इस कपड़े में रहते हैं। हमें वो 6 रंग दिखाई नहीं देते जो इस कपड़े में रहते हैं, हम उस एक रंग को देखते हैं जो इस कपड़े ने स्वीकार ही नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। यह है असत्य को सत्य समझने की भूल करना और सत्य को मिस कर देना। आप बाहर जाइए, पृथ्वी को देखिए, पृथ्वी फ्लैट नजर आती है, सपाट नजर आती है। 400 वर्षों पहले तक वैज्ञानिक, साइंस भी समझता था कि पृथ्वी फ्लैट है। और ज्योग्राफी के लिए हिंदी में, तेलुगु में, मराठी में, गुजराती में, पंजाबी में, संस्कृत में, किसी भी भारतीय भाषा में ज्योग्राफी के लिए क्या शब्द है? भूगोल। भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब राउंड। हजारों वर्ष पहले इस देश के मनुष्यों को पता था कि पृथ्वी गोल है, और इसलिए एनवायरमेंटल साइंसेस के सब्जेक्ट का नाम उन्होंने रखा भूगोल। पर हमें गोल दिखाई नहीं देती, हम पृथ्वी को फ्लैट देखते हैं। यह है असत्य को सत्य समझने की भूल करना, सत्य को नहीं देख पाना। इसलिए ऋषियों ने कहा नया ज्ञान अर्जित करो तो पहले संकल्प करो असतो मा सद्गमय, कि हे ईश्वर ये ज्ञान मुझे जीवन के असत्य से सत्य को देखने की शक्ति दे, सत्य की ओर लेकर चले। दूसरी पंक्ति इससे भी और गहरी, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमस का अर्थ है डार्कनेस, अंधकार, और ज्योति का अर्थ है प्रकाश। अंधकार प्रतीक है अज्ञान का और प्रकाश प्रतीक है ज्ञान का। तो संकल्प है कि हे ईश्वर मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर चलो, इग्नोरेंस से नॉलेज की ओर लेकर चलो। क्यों कहा ऋषियों ने कि यह संकल्प आवश्यक है? इसलिए कहा क्योंकि मनुष्य में एक बीमारी है। इस बीमारी को ऋषियों ने नाम दिया आई नो। मैं सब जानता हूं, मुझे नई बात कोई सिखा ही नहीं सकता, हम सर्वज्ञ हैं। ये अहंकार हो हम में, हमारे थोड़े से सीमित लिमिटेड नॉलेज का, कि मैं सब जानता हूं, तो नया ज्ञान आप में से बह ही नहीं सकता, नया ज्ञान आप पर बरस ही नहीं सकता, आपको भिगो ही नहीं सकता। ज्ञान आप में जा सके, आप ज्ञान से ज्ञानी बन सको, इसकी पहली अनिवार्य शर्त यह है कि हम समझें कि कुछ है जो हम जानते हैं।
और बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। अपने अज्ञान से परिचित होना ज्ञान पाने की दिशा में पहली सीढ़ी है, अनिवार्य शर्त है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि नया ज्ञान सीखने जाओ तो संकल्प करो तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि हे ईश्वर ये ज्ञान मेरे तमस को दूर करे, मुझ में नई समझ, मुझ में नया ज्ञान आ सके। तीसरी पंक्ति इन दोनों से अधिक गहरी, मृत्यु और मां अमृतम गमय, कि हे ईश्वर मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर लेकर चलो। अब ये इस पंक्ति का अर्थ क्या है मैं यहाँ समझाने नहीं आऊंगा, क्योंकि ये समझाऊंगा तो ये 1.5-2 घंटे का जो समय है ये सारा सिर्फ प्रार्थना समझने में और प्रार्थना करने में निकल जाएगा। मुस्कुराते संबंध और खिलखिलाते परिवार साइड में रह जाएंगे, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। विल ग्लॉस ओवर द मीनिंग ऑफ दिस थर्ड लाइन फॉर द टाइम बीइंग। ओम शांति शांति शांति, सारे विश्व में शांति हो, मुझ में शांति हो। ये प्रार्थना, ये संकल्प हमने किया आज का ये कार्यक्रम आरंभ करने के लिए। तो कार्यक्रम का सब्जेक्ट ये है मुस्कुराते संबंध और खिलखिलाता परिवार। परिवार इकाई है समाज की, परिवार इकाई है समाज की, और परिवार का बेस संबंध है, परिवार का बेसिस संबंध है। संबंधों को निभाने की क्षमता यदि हम में नहीं हो तो संबंध बिगड़ेंगे, और बिगड़े हुए संबंध परिवार को तोड़ेंगे। तो ये दोनों रिलेटेड, इंटर रिलेटेड चीज है। संबंध को समझना, संबंध को निभाने की कलाएं सीखना, और फिर उसकी बेसिस पर अच्छे खिलखिलाते परिवार का निर्माण कर पाना। तो मुस्कुराते संबंध, खिलखिलाता परिवार। अब क्योंकि ये विवाह से संबंधित संबंध की हम बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बाकी रिलेशनशिप्स की बात नहीं करूंगा। मैं केवल अपना ध्यान केंद्रित करूंगा और आप सबका ध्यान केंद्रित करूंगा विवाह वाले संबंध पर, स्त्री और पुरुष के संबंध पर, फैमिली की यूनिट पर। फैमिली की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी समाज के सुचारू प्रचलन के लिए। फैमिली की यूनिट इंपॉर्टेंट। मैं अमेरिका गया था कुछ समय पहले, वहां एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट से मेरी बात हो रही थी, और उसने चलते चलते कह दिया मुझे कि अमेरिका दुनिया का एकमात्र देश है जिसका कंजम्पशन उसकी जीडीपी से 9% अधिक है। जीडीपी मतलब जो कुछ वो बनाते हैं, सर्विसेज और प्रोडक्ट्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो भी बनाते हैं, उससे 9% ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो मैंने पूछा बनाते हैं 100 का और कंज्यूम करते हैं 109, ये कैसे संभव है? बोले वो 9% मांग लेते हैं, कहीं ना कहीं से बाहर से उनको लोन मिल जाता है या उधार मिल जाता है, जो भी एडिशनल मिल जाता है, और वो डॉलर छाप के वो चुका देते हैं। तो 9% हर, मैंने कहा 9% अधिक कंज्यूम करते, इतना कंजम्पशन क्यों है? किसी भी परिवार में, हम तो भारत का तो नियम है कि हम सेविंग करते हैं, जो कमाते हैं उसमें कुछ सेविंग करते हैं, बाकी खर्च करते हैं। तो जो कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करना ये कैसे संभव है? कि होता कैसे? परिवार का काम तो ये कम से कम कुछ, कल मुश्किल समय आ जाए, यू एनकाउंटर ए रेनी डे, तो रेनी डे के लिए कुछ संभाल के रखना है, बचा के रखना है। उस इकोनॉमिस्ट ने कहा कि अमेरिका में रेनी डे नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने कहा कैसे नहीं है? कल कोई मुसीबत आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए। बोले प्रॉब्लम आती है तो हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी है, सरकार खर्चा देती है उसको, तो उसको रेनी डे के लिए बचा कर रखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा अच्छा अपने बच्चों के लिए तो बनाएगा, कुछ ना कुछ बचाएगा बच्चों के लिए, परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कोई सिक्योरिटी क्रिएट करेगा। बोले वो 16 साल का हो जाए बच्चा तो अपने अपना परिवार वो अपना खुद बना लेता है, उसको माँ बाप से कुछ लेना देना नहीं। तो मतलब परिवार नाम का यूनिट नहीं है, इसलिए कंजम्पशन इतना ज्यादा है कि सिर्फ आज की सोचना है, कल की नहीं सोचना है। परिवार के लिए कुछ बचा कर नहीं रखना है, सेविंग करने की आवश्यकता नहीं है। जो है मेरी जो कमाई उससे अधिक भी कंज्यूम करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा दिवाला निकल जाएगा ऐसा करने पर? तो बोले निकलते हैं दिवाले। मतलब फिर क्या, यहाँ पर चैप्टर 11 है, तो चैप्टर 11 में आप दिवाला निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके कपड़े कोई उतार कर नहीं ले जा सकता, आपका मकान कोई नीलाम नहीं कर सकता, आपकी गाड़ी कोई नहीं छीन सकता। तो जो आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए वो सब है, ये सिस्टम है वहां पर, और इसलिए परिवार टूटते हैं, इसलिए परिवार नाम की कोई यूनिट वहां पर मजबूत नहीं है। और परिवार नहीं होगा तो फिर समाज भी नहीं होगा।
परिवार आवश्यक यूनिट है समाज का, और परिवार का सबसे महत्वपूर्ण बेस है संबंध, रिलेशनशिप्स। और क्योंकि विवाह संबंध पे हम बात कर रहे हैं, इसलिए फोकस मेरा वैवाहिक संबंध पर होगा। तो सबसे पहली बात, अगर यंगस्टर्स मेरे साथ जुड़े हैं तो उनके लिए, कि आपको अपना पार्टनर ढूंढना है। आपको अपना पार्टनर ढूंढना है तो क्या देखना चाहिए, कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पर आपको सही पार्टनर का चुनाव करना चाहिए। तो एक बहुत सुंदर मॉडल है हमारे यहाँ, जिसमें उस प्रकार की कंपैटिबिलिटी आए। ज्योतिष में तो और भी कुछ है, वो गुण मिलाते हैं, वो कुंडली मिलाते हैं वगैरह वगैरह, वो बहुत बड़ा साइंस है, बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत ही रिच साइंस है, उसकी बात मैं नहीं करूंगा अभी। बेसिक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। अगर आपको संबंध देखना है, स्वयं के लिए पार्टनर ढूंढना है या अपने बच्चों के लिए पार्टनर ढूंढना है, तो 5 पैरामीटर है, इसको हम बेमसेफ मॉडल बोलते हैं। BEMSF, बेमसेफ। बी मतलब बॉडी, शारीरिक मेल होना चाहिए, दोनों एक जोड़े के रूप में खड़े हों तो एज ए पेयर दोनों सुंदर लगने चाहिए। इंडिविजुअल सुंदरता क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एज ए पेयर वो दोनों सुंदर दिखने चाहिए, उनका मैच बराबर, उनकी जोड़ी बराबर दिखनी चाहिए। तो पहला पैरामीटर है बॉडी। दूसरा पैरामीटर है इमोशंस। इमोशंस मतलब भावनात्मक रूप से दोनों में मेल होना चाहिए। दोनों शांत स्वभाव के हों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक शांत हो, एक गर्म स्वभाव का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी मेल है। पर दोनों गर्म स्वभाव के हों तो बहुत मुश्किल होने वाली है। तो सेकंड पैरामीटर है इमोशनल कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए दोनों के बीच में। थर्ड पैरामीटर मेंटल कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। मेंटल का अर्थ क्या है कि इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक रूप से दोनों में, इंटेलिजेंस के हिसाब से दोनों में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। एक मूर्ख हो और एक बहुत ही इंटेलिजेंट हो तो उनका पेयर कभी मैच नहीं होगा। दोनों मूर्ख हो तो मैच हो जाएगा, दोनों इंटेलिजेंट हो तो मैच हो जाएगा। करीब करीब बराबर होनी चाहिए, एग्जैक्टली बराबर हो आईक्यू दोनों की, ऐसा आवश्यक नहीं है, पर बौद्धिक रूप से दोनों में कुछ एक प्रकार की समानता होनी चाहिए। बहुत बड़ा फर्क हो बौद्धिक रूप से दोनों में तो बहुत प्रॉब्लम की बात है, ये डिफरेंसेस क्रिएट करेगा। तो इंटेलेक्चुअली दोनों में समानता होनी चाहिए, ये तीसरा, मेंटल मैचिंग होनी चाहिए। चौथा जो पैरामीटर है स्पिरिचुअल मैचिंग। S इज फॉर स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब उनके जो जीवन मूल्य हैं, जिन मूल्यों पर वो अपना जीवन जीना चाहते हैं, उनमें मैचिंग होनी चाहिए। और इसीलिए अंतरजातीय विवाह में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक पार्टनर वेजिटेरियन होगा, एक पार्टनर नॉन वेजिटेरियन होगा, जो दोनों के जीवन मूल्य अलग है, प्रॉब्लम होने वाली है। दोनों की जीवन को देखने और समझने की दृष्टि अलग है, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। विशेष करके मारवाड़ियों के लिए ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। इसलिए ज्यादा है क्योंकि मारवाड़ी ये प्रजाति जो है, ये विश्व की दूसरी सबसे इंटेलिजेंट प्रजाति है, सबसे बुद्धिमान प्रजाति है। सारे विश्व की, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, सारे विश्व में सेकेंड मोस्ट इंटेलिजेंट रेस मारवाड़ी है। और इसका मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं। पहली सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट रेस तो यहूदी हैं, जूस। यहूदी क्यों हैं? आप देखोगे 950 950 नोबेल प्राइजेस जो अब तक मिले हैं सारे दुनिया में, जो दिए गए हैं नोबेल प्राइजेस, उसमें से 30-35% यहूदियों ने जीते हैं। यहूदियों की पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है। 800 करोड़ सारी दुनिया की पॉपुलेशन विश्व की है, उसमें से 1 करोड़ नहीं है यहूदी। पर उतनी कम पॉपुलेशन के बावजूद 30 से 35% नोबेल प्राइजेस यहूदियों ने जीते हैं। सबसे बुद्धिमान प्रजाति है। उसका कारण है, उसमें उसकी चर्चा अभी उसके ऊपर करेंगे तो समय लग जाएगा। क्यों है बुद्धिमान, उसके पीछे भी कारण। सबसे बुद्धिमान प्रजाति क्यों है? सेकेंड मोस्ट इंटेलिजेंट रेस मारवाड़ी है सारी दुनिया में, और प्रमाण देता हूं मैं आपको। सारे मारवाड़ी मिलाकर इस देश की जनसंख्या का 1% भी नहीं। 140 करोड़ के देश में 1 करोड़ 40 लाख मारवाड़ी नहीं। जैन, अग्रवाल, माहेश्वरी सारे मिला लो आप, 1 करोड़ 40 लाख नहीं है। पर टॉप 100 बिजनेस हाउसेस अगर आप देखोगे तो 50% मारवाड़ी। 3-4 हजार IAS ऑफिसर्स होते हैं। 1% मतलब कितना हुआ? 30 या 35, 200 मारवाड़ी हैं।
3,000 IAS ऑफिसर्स हैं, 3,000 के आसपास IPS ऑफिसर्स होते हैं, 125 मारवाड़ी। सारे देश में 3-3.25 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, 1.25 लाख मारवाड़ी। 250 के आसपास हाईकोर्ट जजेस हैं सारे देश में, 40-50 मारवाड़ी। किसी भी पैरामीटर पर आप जांच लो, GDP के पैरामीटर पर जितनी जनसंख्या है उससे बहुत अधिक शेयर हमारा है सारी बौद्धिक विरासत में। और इसके कारण है, कारण क्यों है? जो हमारे पुरखों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो परंपराएं हमको दी हैं विरासत में, जो ज्ञान हमको दिया है विरासत में, जो रीतियां, रूढ़ियां, रिवाज दिए हमको विरासत में, जिसको हम जाने अनजाने हमारे वो DNA में है कि ये फॉलो करना ही है और हम करते हैं, वो कारण है कि क्यों हम सबसे बुद्धिमान प्रजाति। मारवाड़ी अपने चाचा की लड़की से या मामा की लड़की से या मासी की लड़की से या बुआ की लड़की से शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपको बताया गया है, आपको सिखाया गया है कि वो आपकी बहन है। आप हमारे साउथ इंडियंस में देखिए, मामा की लड़की को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं शादी करने के लिए। मुसलमानों में देखिए, चाचा की लड़की, ताऊ की लड़की, बुआ की लड़की, मासी की, सब चलती है। हमारे यहाँ नहीं चलती। माहेश्वरियों में तो पुराने, जब मेरी शादी हुई तो 4 शाखें टालते थे कि खुद की, मैं परतानी हूं तो किसी परतानी की लड़की, वो सब मेरी बहन है। मेरा ननिहाल भुतड़ा के यहाँ है तो सारी भुतड़ा की लड़कियां मेरी बहन है। मेरे माँ के ननिहाल की साइड और मेरे पिताजी के ननिहाल की साइड का भी नहीं चलता। ये 4 मेरी शाखें और 4 मेरी पत्नी की शाखें, ये मैच नहीं होनी चाहिए। जेनेटिक साइंस के हिसाब से आप देखो, ये बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इंटेलिजेंस क्रिएट करने के लिए। इसलिए हम बौद्धिक रूप से इतने सक्षम हैं, एक्सीडेंट नहीं है। षोडश संस्कार का सिस्टम हमको दिया है ऋषियों ने। आपको साढ़े 16 संस्कार पता हो या नहीं हो, मुझे पता जरूरी नहीं है, लेकिन हम जो फॉलो करते हैं उसमें से जो थोड़ा बहुत बचा है हमारी संस्कृति की वजह से हमें, वो ही काफी है। मैं 1-2 संस्कारों की बात करता हूं। 7वें महीने में साध होती है, हम उसको साध कहते हैं, कुछ समाजों में कुछ और नाम होगा, पर 7वें महीने में गोद भराई होती है ना, प्रेगनेंसी में। ये तीसरा संस्कार है। पहला संस्कार तो गर्भाधान संस्कार है कि गर्भ आप कैसे धारण करते हो, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं डिटेल में चर्चा करूंगा थोड़ी देर बाद। गर्भ कैसे धारण होता है माँ की कोख में, ये एक पहला संस्कार है। दूसरा संस्कार तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार होता है कि उसके शरीर में अधिक से अधिक शक्ति कैसे आए, ये पुंसवन संस्कार है। 7वें महीने में साध होती है, तो माँ ठान लेती है कि मेरा जो बालक होगा, मेरा जो शिशु होगा, इसका मन प्रतापी होना चाहिए, वीर होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। तो तीसरे महीने में शरीर पर, 7वें महीने में मन पर काम हो रहा है गर्भ में। फिर जाति कर्म संस्कार, ये तीनों तो गर्भ के हैं। चौथा संस्कार जब शिशु होता है, जन्म लेता है, उसका जाति कर्म संस्कार, उसके कान में मंत्र बोले जाते हैं वेदों से कि तुम वेदों की संतान हो, मैं तो ट्रस्टी हूं। उसकी जबान पर सोने की नीडल से आप ओम का, शहद से ओम का शब्द लिखते हो, मंत्र लिखते हो। ये उसके एनग्राम है, साइकोलॉजिकल एनग्राम है, उसकी मन स्थिति, उसके कान में पहला मंत्र ही वेदों से कि तुम वेदों की संतान। फिर उसका नामकरण संस्कार होता है। नामकरण हमारे यहाँ जैसे कंपनीज में विजन स्टेटमेंट होता है, मिशन स्टेटमेंट होता है, संगठनों में विजन और मिशन स्टेटमेंट होता है, ऐसा नामकरण उसके जीवन का विजन और मिशन स्टेटमेंट है। आंख के अंधे नाम नयन सुख नहीं हो सकता। आप लक्ष्मीकांत अगर नाम रखते हो तो उसके सारे जीवन में लक्ष्मी की कांति हो भरी। ये आपका उसके जीवन के लिए विजन स्टेटमेंट है। प्रेम सागर नाम रखते हो, यू वांट हिम टू बी एन ओशन ऑफ लव, ये नामकरण संस्कार है। फिर 6ठे महीने में अन्नप्राशन, जब पहली बार उसको सॉलिड फूड आप देते, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि पहले 6 महीने में तो माँ के दूध पर निर्भर है, तो लिक्विड है, पर पहली बार जब दूध में आप चावल मिलाकर खीर उसको खिला रहे तो उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम पर आप काम कर रहे हैं। निष्क्रमण संस्कार, जब पहली बार घर से बाहर निकलता है
तो आप उसे मंदिर ले जाते हो। उसकी पंच ज्ञानेंद्रियों को जागृत करने के लिए घंटी की आवाज सुनता है तो कान जागृत होते हैं, कपूर को सूंघता है तो नासिका जागृत होती है, टिमटिमाती लौ में ईश्वर की मूर्ति के दर्शन करता है तो आंखें जागृत होती है, पुजारी उसके माथे पर आशीर्वाद का मुकुट रखता है तो स्पर्श जागृत होता है, तो जब वो तीर्थ लेता है, प्रसाद लेता है तो स्वाद जागृत होता है। तो उसकी पंच ज्ञानेंद्रियों को एक डिवाइन स्पेस में जागृत करने का, पक्षी दिखाते हो, पौधे दिखाते हो, नदियां दिखाते हो, पहाड़ दिखाते हो, प्रकृति से उसका जुड़ाव हो, घर के बाहर निकले तो प्रकृति के साथ वो जुड़े, पंच ज्ञानेंद्रियां उसकी जागृत हो। ये निष्क्रमण संस्कार है। कर्ण भेद संस्कार है, कान छेदे जाते हैं। ब्रेन एक ही ऐसा ऑर्गन है सारे शरीर में जिसके प्रेशर पॉइंट्स यहाँ कानों के लोब्स में है। बाकी सारे जो ऑर्गन्स हैं उसके प्रेशर पॉइंट्स उंगलियों में है, या हथेलियों में है, या पैरों की उंगलियों में है, या पैरों की पगथली में है। केवल ब्रेन ऐसा ऑर्गन है जिसके प्रेशर पॉइंट्स यहाँ पर है। इसीलिए जब आप बचपन में गलती करते थे तो गुरुजी ऐसे कान उमेटते थे, ये प्रेशर अप्लाई करते थे। इसको छेदना, ये ब्रेन की सर्किट्स को कंप्लीट करना है, ये कर्ण भेद संस्कार है। चूड़ा कर्म संस्कार जब 1 वर्ष का हो जाए बालक तो उसके बाल उतारे जाते हैं। हाईली साइंटिफिक संस्कार है, हाईली साइंटिफिक। जब 1 साल की उम्र में बच्चा खड़ा हो जाता है दोनों पैरों पर, तब तक वो रेंग रहा है पेट के बल या घुटनों के बल चल रहा है, और जब तक वो रेंगता है या घुटनों के बल चलता है उसकी स्पाइनल कॉर्ड, उसकी रीढ़ की हड्डी पैरेलल है ग्राउंड, और इसलिए बहुत सा ब्लड उसमें से ब्रेन में प्रेशर ज्यादा होता है। तो ब्रेन इतना सटल कंपोनेंट है कि वो ग्रोथ नहीं होती इतने ब्लड प्रेशर में। जब वो 2 पैरों पे खड़ा हो जाता है, अब ब्लड को अगेंस्ट ग्रेविटी जाना पड़ेगा, तो ब्रेन में ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी अब सीधी हो गई, परपेंडिकुलर हो गई ग्राउंड को, तो ब्लड को अगेंस्ट प्रेशर जाना पड़ेगा, अगेंस्ट ग्रेविटी जाना पड़ेगा। तो प्रेशर कम होगा ब्रेन में, कम होगा तब ब्रेन विकसित होगा। ये 1 वर्ष की उम्र में सामान्यतया होता है बच्चों के साथ। और लेटेस्ट ब्रेन डेवलपमेंट की रिसर्च, पिछले कुछ वर्षों की रिसर्च ये है, जब ब्रेन की डेवलपमेंट शुरू होती है उस समय उसको विटामिन डी दिया जाए तो बुद्धि कुशाग्र होगी, ब्रेन का डेवलपमेंट तेज होगा, फास्ट होगा। जब आप बाल निकाल देते हो, सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली ब्रेन पर गिरने लगता है, तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में उसको मिलने लगता है। अब 2 महीने लगेंगे बाल उगने के लिए, तब तक उसको जितना विटामिन डी चाहिए उतना मिल जाएगा। ये सारे कारण हैं कि क्यों मारवाड़ी बहुत बुद्धिमान प्रजाति है। ये तो मैंने कुछ गिनाया आपको कि आप विवाह कैसे करते हो, कि आपकी बुद्धि कुशाग्र षोडश संस्कार की वजह से कैसे होती है। कुछ कारण गिनाए मैंने, बहुत कारण है। और भी हमारे हर रीति रिवाज में, हर रूढ़ी, हमारी रसोई में जो हमारी मान्यताएं, जो धारणाएं इवन रसोई में है, ये सारे जो हमारे जीवन मृत्यु के साथ जुड़े हुए हैं कि सूतक लगेगा या शोक लगेगा तो क्यों 10-12 दिन आप क्वारंटाइन में रहोगे, ये सारी बातें, ये सब बुद्धि को बढ़ाने वाली बातें हैं, जीवन की नेगेटिविटी को कम करने वाली बातें हैं। बहुत ऐसे कई रीति रिवाज हैं जो हमको बुद्धिमान बनाते हैं। यदि एक मारवाड़ी का बच्चा नॉन मारवाड़ी से शादी करता है तो आपको पता नहीं है कि वहां बुद्धि का लेवल क्या है, और बौद्धिक लेवल मैच नहीं करेगा तो वो एक अलग प्रॉब्लम है। तो ये चौथा लेवल हो गया। तो बॉडी, शरीर का सामंजस्य हो, पैर एज ए पैर आप अच्छे दिखें, इमोशनल सामंजस्य हो, मेंटल इंटेलेक्चुअल सामंजस्य हो, स्पिरिचुअल सामंजस्य हो। स्पिरिचुअलिटी के आपके जो जीवन मूल्य हैं, वो स्पिरिचुअल जीवन मूल्य दूसरे के साथ भी मैच हो। यदि आपका धर्म ये कहता है कि ईश्वर तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं और हर आदमी अपने अपने तरीके से ईश्वर की प्राप्ति करता है, ये एक बहुत बड़ा व्यापक वर्ल्ड व्यू है। जीवन के प्रति दृष्टि एक बहुत बड़ी व्यापक दृष्टि है। और यदि आपका धर्म ये कहता है कि केवल यही ईश्वर है और यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, ये बहुत संकुचित दृष्टि है जीवन के प्रति। और ऐसे 2 व्यक्ति मिल जाएं कि एक बहुत ही संकुचित वर्ल्ड व्यू वाला हो और एक बहुत ही व्यापक वर्ल्ड व्यू वाला हो, तो सामंजस्य कभी नहीं बैठेगा, प्रॉब्लम होनी ही होनी। ये स्पिरिचुअल। और अंत बेमसफ मैंने कहा, BEMSF, F मतलब फाइनेंशियल।
फाइनेंशियली दोनों में मैच होना चाहिए, क्योंकि 20, 25, 28 साल आप एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटस के साथ रहे हो, आपकी जीवन की नित्य प्रति की जो कार्य प्रणाली है, जो रहने का ढंग है, जो लिविंग स्टेटस है, वो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से आप बड़े हुए हो। और यदि आपके स्पाउस की, आपके पार्टनर की फाइनेंशियल स्टेटस बहुत भेद है, थोड़ा बहुत हो, 19-20 हो, 18-20 भी हो तो ठीक है, पर 2 और 40 का रेशियो अगर है तब बहुत प्रॉब्लम है। ये सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अपने विवाह में अवॉइड करने के लिए, संबंध देखने के लिए, क्योंकि आपका विवाह संबंध समन्वय समिति है, इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि बेम्सफ मॉडल फॉलो होना चाहिए सही। इसके बाद आप कुंडली मिलाते हो वगैरह वगैरह, वो सब करते हो, वो सब ठीक है अपनी जगह पे, वो बहुत बड़ा साइंस है, उस पर बोलने जाऊंगा तो 2 घंटे सिर्फ मुझे कुंडली समझाने में लग जाएंगे। आप पूरा कर्म कार्मिक प्रिंसिपल समझाना पड़ेगा, कर्म संबंध समझाना पड़ेगा, मुझे कर्म सिद्धांत समझाना पड़ेगा, कुंडली क्या है ये समझाना पड़ेगा, उसमें गुणों का मैच क्या है ये समझाना पड़ेगा। वो बहुत बड़ा एक अलग विषय है। आप मानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते हो तो एक, पर बेसिक कॉमन सेंस का ये एक मुद्दा आप मान लें कि शारीरिक मैच हो, इमोशनल मैच हो, मेंटल इंटेलेक्चुअल मैच हो, स्पिरिचुअल मैच हो और फाइनेंशियल मैच हो, मोर और लेस एक जैसे। थोड़े बहुत डिफरेंसेस तो रहेंगे, 2 आदमी कार्बन कॉपी एक दूसरे की हो ही नहीं सकते, तो वो थोड़े बहुत डिफरेंसेस, वो कॉम्प्रोमाइज, वो एडजस्टमेंट पॉसिबल है। पर अगर बहुत डिफरेंस है इन 5 में से किसी भी एक पैरामीटर में, तो फिर वो प्रॉब्लम की जड़ है। ये एक बेसिक हो गया कि आपको कैसे अपना पेयर कैसे चूज करना है। अब दूसरी बात कि स्त्री और पुरुष के बीच में संबंध होने के बाद, मतलब सगाई से लेकर विवाह तक, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये जो पीरियड है, यहाँ प्री वेडिंग शूटिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक दूसरे को खुली छूट है मिलने जुलने की, और समझ लो तो उनको पता ही नहीं है रिलेशनशिप को हैंडल कैसे करना है, और आप उनको खुली छूट दे रहे हो, तो उनको थोड़े से डिफरेंसेस दिखेंगे तो वो तो टेंजेंशियली चला जाएगा। दोनों तरफ क्यों टूटते हैं विवाह और सगाई के बीच में संबंध क्यों टूटते हैं? विवाह और सगाई के बीच में क्या होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चाहते हो कि संबंध लॉन्ग लास्टिंग हो, जीवन पर्यंत चले, बल्कि हम तो चाहते हैं कि 7 जन्म चले, तो उनके बीच में क्या होना चाहिए? सगाई और विवाह के बीच में एक पूरा इंडक्शन प्रोग्राम होना चाहिए, पूरा इंडक्शन प्रोग्राम होना चाहिए। आप अपनी कंपनी में एक 25,000 रुपए का अकाउंट्स का क्लर्क अपॉइंट करते हो या परचेज का क्लर्क अपॉइंट करते हो, तो आप उसकी 8 दिन की ट्रेनिंग करते हो इंडक्शन करने के लिए कि भैया तुम जिस कंपनी में काम करके आए हो, पता नहीं वहां पे क्या क्या तरीके थे काम करने के, हमारी कंपनी का तरीका ये है। तो हमारी कंपनी का जो ढंग है, जो कल्चर है हमारी कंपनी का, वो हम उसको पहले बताते हैं कि देखो ये तरीका हमारे पास काम करने का है। तो हम इस ढंग से अपने बॉसेस के साथ रिलेट करोगे, अपने सबॉर्डिनेट के साथ रिलेट करोगे, अपने कलीग्स के साथ रिपोर्ट करोगे, ये हमारी वैल्यूज है और इस हिसाब से आपको काम करना है। ये इंडक्शन प्रोग्राम हम 25-50 हजार के परचेज मैनेजर के लिए, अकाउंट्स क्लर्क के लिए इंडक्शन प्रोग्राम करते हैं, अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में लगाते हैं। 25 साल एक दूसरे घर में पली बढ़ी लड़की को आप उखाड़ के वहां से और अपने परिवार में उसका रोपण कर देते हो, अपने परिवार में उसको स्थापित कर देते हो बिना किसी तैयारी के। ये प्रॉब्लम क्रिएट यहां से होती है। तो सगाई और विवाह के बीच में क्या होना चाहिए? कई ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए दोनों परिवारों के बीच में, जहां पर वो एक दूसरे की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ समझें कि इस परिवार के महत्वपूर्ण लोग कौन हैं, कौन कौन मेंबर हैं इस परिवार में, और किस किस का क्या क्या योगदान है, क्या क्या रोल है इस परिवार में, इस परिवार की पूरी हिस्ट्री क्या है, कितने लोग यहाँ किन्होंने योगदान दिया है इस परिवार को यहाँ तक पहुंचाने में, क्या क्या हुआ है इस परिवार की हिस्ट्री में, और आज इस परिवार का, ये आज की स्थिति में किन किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये पूरी संस्कृति उस परिवार की, उस परिवार के नियम क्या है, वहां पर चलती किसकी है, वहां पर किस प्रकार के ट्रेडिशन है, क्या धारणाएं हैं, क्या मान्यताएं हैं, और वैसे ही इधर के परिवार का भी उनको सीखना चाहिए। तो दोनों परिवारों में ऐसे कई इवेंट्स होने चाहिए। मेरे पास तो मैंने पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम बना के रखा है इसका, कि सगाई से लेकर विवाह के बीच में क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि लड़के और लड़की का संबंध केवल लड़के और लड़की का संबंध नहीं है, वो एक परिवार से दूसरे परिवार का संबंध है हमारी संस्कृति में।
तो ये सारा कुछ इंडक्शन प्रोग्राम, आगे ये लड़की जब वहां जाएगी या ये लड़का जब यहाँ आएगा तो उनको किन किन प्रकार की परिस्थितियां इनके सामने आएंगी, उन परिस्थितियों के लिए उनको मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए बिफोर मैरिज। शॉक नहीं मिलना चाहिए उसको। ये प्रॉपर इंडक्शन प्रोग्राम होना चाहिए सगाई और विवाह के बीच में। और कई प्रकार की एक्टिविटीज हो सकती हैं, दोनों परिवार मिलकर बाहर जा सकते हैं, कहीं कैंप पे जा सकते हैं, 1 दिन 2 दिन के लिए जा सकते हैं। दोनों की रिलेशनशिप की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, लड़के और लड़की की रिलेशनशिप ट्रेनिंग होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप को निभाने के लिए क्या गुण आवश्यक है, क्या समझ आवश्यक है, ये दोनों को देनी आवश्यक है। आप देखिए क्रिश्चियंस में डिवोर्स रेट बिल्कुल कम है। किसी भी समाज के मुकाबले में क्रिश्चियंस में डिवोर्स रेट सबसे कम है। और उसका कारण यह है कि वहां सगाई भी पादरी करवाता है, विवाह भी पादरी करवाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक 7-8 इवेंट्स होते हैं पादरी के साथ चर्च में। तो उसमें एक इवेंट सगाई का है, एक इवेंट विवाह का है। तो सगाई और विवाह के बीच में प्रति संडे को दोनों पति पत्नी, होने वाले पति पत्नी, दोनों फियांसीज वो चर्च जाते हैं और उनकी जो वो मास जो होता है चर्च में, उसके बाद उन दोनों की ट्रेनिंग रिलेशनशिप्स की पादरी करता है कि आपको दोनों को विवाह के बाद अपना परिवार कैसे बनाना है, फैमिली कैसे बनानी है, हमारी क्रिश्चियन वैल्यूज क्या है, उसकी बेसिस पर दोनों की। वहां दोनों परिवारों को नहीं ऐड करते, क्योंकि विवाह करके वो दोनों कैसे भी एक अलग परिवार ही बनाने वाले हैं, तो वहां परिवारों को ऐड नहीं करते, उनकी संस्कृति नहीं है। पर उन दोनों को रिलेशनशिप की ट्रेनिंग वो अवश्य देते हैं। तो मैं जो सजेस्ट कर रहा हूं उसमें यह है कि दोनों परिवारों का साथ में मिलन हो। कई इवेंट्स ऐसे हो जहां दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह से जाने और अच्छी तरह से समझें। हमारे पास विवाह के पहले एक मिलनी का प्रोग्राम होता है, कुछ संस्कृतियों में उसको सामेला भी कहते हैं, अब मुझे पता नहीं बाकी और समाजों में क्या है, पर उसमें क्या है कि दोनों साइड के रिलेटिव एक दूसरे को तिलक टीका करते हैं, एक दूसरे को कुछ भेंट देते हैं, गले मिलते हैं। ये फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया, ये काफी नहीं है। दोनों परिवारों का हर सदस्य दूसरे परिवार के हर सदस्य को जाने, उनकी हिस्ट्री जाने, उनके पूरे परिवार की संस्कृति जाने, वहां क्या रीति रिवाज है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी, ये सारी चीजें वो जाने। ये तो पारिवारिक मेल हो गया, पर दोनों पति और पत्नी की भी रिलेशनशिप ट्रेनिंग होनी चाहिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उन दोनों की रिलेशनशिप ट्रेनिंग हो। अब ये रिलेशनशिप ट्रेनिंग क्या है? मैं कई बार अपने रिलेशनशिप सेमिनार में प्रश्न पूछता हूं कि भारत में लिखी हुई सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है, सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? और अधिकतर जो उत्तर मिलते हैं वो ये है कि रामायण सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, या महाभारत सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, या वेद सबसे प्रसिद्ध है, या उपनिषद। ये सारी बहुत अच्छी सुंदर पुस्तकें हैं, पर इनमें से कोई भी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक नहीं। सबसे प्रसिद्ध पुस्तक इस देश में लिखी हुई है कामसूत्र। और कामसूत्र एक महर्षि वात्स्यायन द्वारा लिखी हुई, एक ऋषि द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। और पूरी फिलॉसफी कामसूत्र की यह है कि स्त्री और पुरुष का संबंध, इसका बेस क्या होना चाहिए, ये संबंध किस प्रकार का होना चाहिए, इस पर पूरा कामसूत्र लिखा हुआ है। और बहुत सुंदर एक लैडर ऑफ लव, प्रेम की एक सीढ़ी बताई है महर्षि वात्स्यायन ने कामसूत्र में। वो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष का संबंध स्टार्ट होता है सेक्स से, और सेक्स का केंद्र है वासना। ये शरीर से शरीर का संबंध है और बेसिक संबंध है, यहां पर नहीं रुकना है, यहां से इवॉल्व होना है, उसको दूसरे लेवल पर ले जाना है। तो सेक्स को लव में परिवर्तित होना चाहिए, काम को प्रेम में परिवर्तित होना चाहिए। और प्रेम का केंद्र है एहसास, अनुभूति, एक दूसरे की फिक्र, एक दूसरे के प्रति केयरिंग, कंसर्न का भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रेम नॉर्मली समझ में आता नहीं, बहुत कम इतने परिष्कृत बुद्धि के लोग हैं जिनको प्रेम का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। हम प्रेम को समझते हैं